हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं विनय मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इससे पहले का जो दो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पहला है जर्मन यूनिफिकेशन, फिर पूरे स्लाइड मैंने बना रखा है, और दूसरा जो उसके बाद का लेक्चर है इटली यूनिफिकेशन। और आज उन दोनों से रिलेटेड टॉपिक है हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो कुल मिलाकर के यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, खास करके नेशनलिज्म इन यूरोप से आता रहता है, इसलिए इनको तैयार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप एक चीज़ यहाँ समझ लेंगे कि सिर्फ इस तीन टॉपिक्स को तैयार करने से आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएंगे एग्जाम में, ऐसी में मैं किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं लेता हूँ। बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर हाल में आपको जानना ही जानना है। तो आइए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, तो चलते हैं देखते हैं कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में वो स्ट्रेंज क्या है, वो अजीब सी बात कौन सी है जो बाकी जर्मन और इटली के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उन सारी चीज़ों को वन बाय वन, बाकी लेक्चर्स की तरह वन बाय वन, एक एक को तोड़ तोड़ के अलग करेंगे, जिससे कि आपके लिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या स्ट्रेंज था, इसके लिए देखिए कि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट भी बना दिया है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंज इन ब्रिटेन। तो अब देखते हैं कि ब्रिटेन में स्ट्रेंज क्या था। तो जो ब्रिटेन में है, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, आप देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में मैंने नेशन स्टेट को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर रखा है, एक्सप्लेन मैंने किया है, उस पर उसको पूरा एक्सप्लेन करके मैंने लिख डाला है। तो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की बात ब्रिटेन में चलती है, लेकिन जब वहां पर नेशन फॉर्मेशन की बात चलती है ब्रिटेन में, तो क्या होता है, तो ये लिखता है कि नोट द रिजल्ट ऑफ सडन रेवोल्यूशन। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पर भी, चाहे फ्रांस की बात करिए, पूरे यूरोप में बाकी सारे नेशंस की बात करें, तो वहां पर अचानक से लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, और वो रिवॉल्यूशन एक लंबे समय तक चला, और उसके बाद वहां पर रिवॉल्यूशन का आउटकम्स मिल गया। दैट मीन्स कि मोनार्क सिस्टम से लोगों ने डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल स्लो प्रोसेस रहा है, और कोई ऐसा अचानक से रिवॉल्यूशन नहीं हुआ कि लोगों ने सड़कों पे आ गया, रियॉट्स करना शुरू कर दिया, दंगा फसाद होने शुरू हो गए, लोगों ने मतलब कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं होती है, बट ये स्लो स्लो, जैसे शुगर को लोग स्वीट पॉइजन कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ धीरे धीरे चेंजेज होता है, और जिसकी वजह से बाद में ब्रिटेन में भी एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। दूसरा चीज देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट पर्पस। दैट मीन्स कि ये जो है पूरा लॉन्ग ड्रॉन आउट पर्पस, दैट मीन्स की प्रोसेस, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जैसा कि ऊपर वाले में पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई अचानक बदलाव नहीं होता है, बल्कि काफी लंबे समय तक कुछ न कुछ इंटरनल प्रोसेस चलता है, और जिसके वजह से जो ब्रिटेन होता है एक नेशन स्टेट के रूप में उभर के दुनिया के सामने आता है, और वहाँ के लोग नेशन स्टेट को बनाने में काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप आगे देखेंगे कि ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ जो लोगों की आइडेंटिटीज थी, तो वहां पर जैसे आज हम लोग सिंपल सी बात ब्रिटिशर्स बोल देते हैं, और जिससे लोग ये बात समझ जाते हैं कि ये बात यूरोप का या फिर बात ब्रिटेन का कर रहा है। बट वहां पर ब्रिटेन के अंदर भी एथनिसिटी जो था वो थोड़ा सा अलग अलग था। तो कैसा एथनिसिटी था, तो वहां पर भी देखेंगे कि यहाँ के जो लोग थे, कुछ लोग इंग्लिश थे, यहाँ के लोग क्या थे, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश थे, तो यहाँ पर कुछ लोग इंग्लिश थे, तो कुछ लोग वेल्स थे, तो कुछ लोग स्कॉट थे, और कुछ लोग आयरिश थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पर भी जो ब्रिटेन है, वहां पर भी कोई एक एथनिसिटी नहीं था। दैट मीन्स कि वहां भी डाइवर्सिटीज था, अलग अलग टाइप्स के लोग थे वहां पर भी। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि यूनिफाइड करना, लोगों को अंदर यूनिटी के भावनाओं को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, खास करके ऐसे नेशंस में जहां पर लोगों के अंदर डाइवर्सिटीज हो, चाहे वो डाइवर्सिटी किसी भी चीज का हो, कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, जो कि आगे आप सिविक्स में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे, वहां पर जब आपको मैं पावर शेयरिंग पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वहां पर देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज जो प्रॉब्लम बनता है, जो वहाँ की डाइवर्सिटी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें आती है। दूसरा, आप सेम चीज़ पढ़ेंगे कहाँ के बारे में, तो श्रीलंका के बारे में, वहाँ भी लैंग्वेज के बेसिस पे लोग डिवाइडेड होते हैं, और जिसकी वजह से
वहां भी रिवॉल्यूशन होता है और बहुत सारे चेंजेस वहां पर होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो ये लोग भी आपस में क्या है, डाइवर्सिफाइड हैं। कुछ लोग इंग्लिश हैं, तो कुछ लोग वेल्स हैं, तो कुछ लोग स्कॉट हैं और कुछ लोग आयरिश हैं। दैट मीन्स कि अलग अलग लोग, देशों के लोग यहाँ पर भी हैं जो अलग अलग भाषाओं को भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसका भी अपना डिफरेंट कल्चर्स होता है। तो देखेंगे नोट, तो जो ब्रिटिश नेशन है स्टेडली, स्टेडली का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू। स्टेडली का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू ग्रो इन वेल्थ। दैट मीन्स कि ब्रिटेन का धीरे धीरे जो वेल्थ है, दैट मीन्स कि जो दौलत है, उसकी जो संपत्ति है, एसेट है, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे बढ़ने का पीछे सबसे पहला रीजन तो आपको ये पता होगा कि पहली बात कि 1751 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ब्रिटेन में, जिसके वजह से यहां से मशीन से बनी हुई जो चीजें थी, मशीन मेड जो गुड्स था, ये काफी चीप होता था और जिसके वजह से इसका ये इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे, तो इंपोर्ट करते थे। दैट मीन्स अलग अलग नेशंस को भेजते थे और वहां के सारे नेशंस में इसके प्रोडक्ट का काफी डिमांड होता था, काफी सेल होता था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रेड से भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठाया और ट्रेड करके भी, अपने प्रोडक्ट को बेच करके भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए। बट दूसरा इसका आप हिस्ट्री में देखेंगे कि एक्सपेंशन पॉलिसी था। इसका दूसरा क्या था कि एक्सपेंशन पॉलिसी था। दैट मीन्स कि इसमें आप कहेंगे कि एक्सपेंशन पॉलिसी क्या, तो ये कॉलोनाइज्ड करते थे देशों को। जैसे कि ये चीज बिल्कुल आप भूल नहीं सकते कि इंडिया को भी इन्होंने कॉलोनी बनाया था और इंडिया जैसे पूरे देशों दुनिया में लगभग इसका 52 नेशंस इसका कॉलोनी था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई एक कंट्री दुनिया के 52 नेशंस को अपना कॉलोनी बनाए तो उस कंट्री के वेल्थ के बारे में क्या ही कहना है। तो इस तरीके से ब्रिटेन जो था, वेल्थ और इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली है। अब आप जिस कंट्री, जो भी देश 52 देशों पे, 52 नेशंस पे रूल करे, तो उस देश का क्या स्ट्रेंथ होगा, क्या उसकी मजबूती होगी, क्या उसका इंपॉर्टेंस होगा, ये कहने वाली बात है। और साथ ही साथ पावर, तो नो डाउट ब्रिटेन के पास वेल्थ भी बढ़ेगा। अगर 52 नेशंस पे वो रूल कर रहे हैं तो यहां से भी चीजों को आप देखेंगे, इंडिया से बहुत सारे धन दौलत को लूट के ले गए हो। दूसरी चीज कि जब उनके पास दौलत होगा और 52 नेशंस पे वो रूल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका इंपॉर्टेंस भी होगा और साथ ही साथ उसका पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और पावर से इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 52 देशों पे जो आदमी रूल करता हो, जो कंट्री रूल करता हो, उसके पावर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगला देखेंगे कि इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो उस आइलैंड में, दैट मीन्स कि जो अलग अलग आइलैंड्स थे यूरोप में, उस आइलैंड्स पर भी ये अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देखेंगे कि अपने सोसाइटी में भी क्या होता है कि अगर हमारे आसपास में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे आप देखेंगे पॉलिटिशियंस वगैरह, एमपी एमएलएज हैं, या फिर आप थोड़ा सा और नीचे चले जाएं रूरल में तो मुखिया जी होते हैं, और अगर आप चले आए नगर निगम में तो वहाँ पर मेयर होते हैं। तो आप देखेंगे कि वो जहाँ होते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आसपास बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि लोग उनकी बातों को मानते हैं, उनसे लोग यहाँ तक कि कह सकते हैं कि डरते भी हैं। अगर मैं ये भी बोलूँ तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो इस तरीके से इसका अलग अलग आइलैंड पर भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। अलग आइलैंड्स का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर कीवर्ड देखेंगे अदर नेशंस। दैट मीन्स कि अलग अलग नेशंस पे, जैसा यहाँ देख सकते हैं कि 52 नेशंस पे इन्होंने कॉलोनाइज किया था। तो इस तरीके से इसका देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट होता है, ये सीज्ड पावर, ये पावर को सीज्ड करता है किससे, तो वहां भी मोनार्क का रूल था। आपको पता है कि आज भी वहां पर क्वीन होती है, उस समय में मोनार्क होता था। आज भी अगर देखा जाए तो पूरे ब्रिटेन का अगर हेड बात करें, हेड का, तो हेड अगेन वहां पर अभी भी आपको क्वीन होती है, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है। बट जहां तक फंक्शनल हेड होने की बात, जैसे इंडिया में भी अगर हेड ऑफ द नेशन पूछा जाए तो वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। बट अगर फंक्शनल हेड बोला जाए कि काम के बेसिस पर अगर हेड बोला जाए, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर हेड बोला जाए, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर उस समय में पूरा ऑल इन ऑन जो होते थे वो मोनार्की होते थे। बट इनसे पावर 1688 में छीन लिया गया, सीज कर लिया गया। और ये क्या था, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स कि काफी लंबे समय तक, दैट मीन्स कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको लॉन्ग टाइम तक चला। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग टाइम चलने के बाद फाइनली जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उन्होंने मोनार्क से पावर छीन लिया। और वहां पर आगे क्या होगा
तो एक डेमोक्रेटिक नेशन ब्रिटेन में भी स्टैब्लिश होगा। दैट मीन्स कि अब वहां पर हेड ऑफ द नेशन, मैं कौन सा हेड की बात कर रहा हूं, फंक्शनल हेड ऑफ द नेशन जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा। इसलिए आज ब्रिटेन में आप देखेंगे कि ब्रिटेन का क्वीन तो होती है, बट वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। तो जिस भी कंट्री में, दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर इलेक्शन होगा तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा, बट नॉट अ रिपब्लिक। इसलिए ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ दी जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो क्वीन होती है। जबकि हमारे देश जो इंडिया है वो हमारा डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग इलेक्शन चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट को भी हम लोग इलेक्शन से ही चुनते हैं, बट वहां पर क्वीन जो होती है वो आपको एक डायनेस्टी की होती है और उसी डायनेस्टी का कोई ना कोई आपको वहां पर क्वीन बनता है। इसलिए हम लोग ब्रिटेन को डेमोक्रेटिक नेशन तो कहते हैं बट रिपब्लिक नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक्ट है जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे ब्रिटेन के ऊपर आपको अगर इनके यूनिफिकेशन या और चीजों के बारे में, इवेंट्स के बारे में पूछ दे, या व्हाट वाज द स्ट्रेंज केसेस इन ब्रिटेन, ऐसे क्वेश्चंस बन जाए, तो इस क्वेश्चन को 2, 3 एंड 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे और इन पे थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या है। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है इसमें देखेंगे सबसे पहला चीज आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइंड, तो ये आंसर होगा 1707। और 1707 एक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और भी रखता है, क्योंकि इसी डेट में, इसी ईयर में औरंगजेब का भी डेथ हुआ था और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी होती है। तो ये भी आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो एक्ट होता है, एक्ट ऑफ यूनियन, ये साइन होता है किसके किसके बीच में, तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये साइन होता है, और जिसके वजह से जो स्कॉटलैंड होता है वो बन जाता है ब्रिटेन का पार्ट। और जैसे ही स्कॉटलैंड ब्रिटेन का पार्ट बनता है, ब्रिटेन के अंडर में चला जाता है, ब्रिटेन के डोमिनेंस में चला जाता है, तो अब ये ब्रिटेन यूके कहलाना शुरू हो जाता है। तो ब्रिटेन को अब लोग क्या बोलते हैं, यूके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे और याद करेंगे इसको, कि एक्ट ऑफ यूनियन के बाद जो हमारा ब्रिटेन है वो क्या कहलाने लगा, यूके। दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। तो किसके मर्ज होने से, तो सर स्कॉटलैंड के मर्ज होने से। और स्कॉटलैंड कब मर्ज हुआ था, तो एक्ट ऑफ 1707 में, या एक्ट ऑफ यूनियन भी उसको बोलते हैं, उस एक्ट के तहत इसको किया गया था। तो यहाँ पर एमसीक्यू का भरमार क्वेश्चन है यहाँ से, इस एक्ट ऑफ यूनियन से। तो इसको काफी, इनके एक एक चीजों को आप फोकस रखेंगे, नहीं तो फिर आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन छूट सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपसे मिस हो सकता है, जो कि आपको करना है नहीं, क्योंकि हम लोगों का आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना है। इसलिए अगर यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। तो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनता भी था उस समय में, जो था भी, तो उस समय में सारे मेंबर्स कौन थे, ब्रिटिश से। दैट मीन्स कि सारे वहां के ब्रिटेन के ही लोग उसके मेंबर्स थे। तो ये सारी चीजें वहां पर प्रॉब्लम्स था। तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग और क्या क्या हम लोगों के पास सीखने लायक है। अब यह देखेंगे कि अब आउटकम्स ऑफ द एक्ट, तो किस एक्ट की बात कर रहा है, तो ये एक्ट की बात कर रहा है वही 1707 की। तो इसमें जो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट स्कॉटलैंड्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सप्रेस्ड। तो इसका मत सबसे पहला क्या हुआ कि अगर एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो सबसे पहला ये चीज हुआ कि जब स्कॉटलैंड पे ब्रिटेन ने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो अब क्या होगा कि स्कॉटलैंड का अपना कल्चर खत्म, स्कॉटलैंड के ऊपर पूरी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटिश का हो गया, और इसका मतलब है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब कि अब उसके हिसाब से कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होगा, बल्कि वहां पर सारा रूल एंड रेगुलेशंस किसका फॉलो किया जाएगा, तो ब्रिटिश का फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज आउटकम्स आया। अब यहां पर जो कैथोलिक्स होते हैं, आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियंस हैं वो दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, एक कैथोलिक्स और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पर जो कैथोलिक्स हैं वो स्कॉटलैंड में बहुत ही ज्यादा था, तो इनको बहुत ही ज्यादा टेरिबल रिप्रेशन, चूंकि कैथोलिक्स चाहते थे कि नहीं, हमारा जो कंट्री है स्कॉटलैंड, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन ही रहे, इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश से
फाइट करने का, उसका विरोध करने का, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, लेकिन फाइनली ब्रिटिश तो ब्रिटिश है, जायंट है, सुपर पावर है, उन्होंने कैथोलिक्स को सप्रेस्ड कर दिया। और जब कभी भी इन्होंने कोशिश किया किस चीज के लिए, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो लेकिन इनको पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया गया। क्योंकि एक कैथोलिक्स के पास इतना पावर तो था नहीं कि वो ब्रिटेन से फाइट कर सकता था, क्योंकि ब्रिटेन इज अ सुपर पावर, उसके पास वेल्थ सब चीज था, हर एक चीज थी, जिसकी वजह से आप उनसे जीत पाना कभी भी कैथोलिक्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहां तक ये हमारा। अब अगला हमारा इसी में देखेंगे कि आयरलैंड, तो यहां से भी आपको 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब देखेंगे, लिखता है कि आयरलैंड सफर्ड सिमिलर फेट, दैट मीन्स कुछ ब्रिटेन जैसा इसका भी भाग्य रहा है, ये भी ब्रिटेन के तरह ही सफरर्स रहे हैं। या तो देखते हैं इसके साथ क्या क्या समस्या रहा है। तो अब देखेंगे आयरलैंड जो था ये डिवाइडेड था किसके बीच में, तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। दैट मीन्स कि अब वहां के जो लोग थे सारे थे क्रिश्चियंस, बट दोनों अलग अलग डिवाइडेड थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में। कहां पर, तो आयरलैंड में। अब यहां पर इंग्लिश हमेशा आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल का ये हमेशा बेनिफिट उठाया है, और डिवाइड एंड रूल इसकी पॉलिसीज भी रही है, जो इंडिया में काफी फेमस भी है डिवाइड एंड रूल, जो आप लोगों ने भी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो यहां जब उन्होंने देखा कि एक कंट्री के अंदर 2 ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड हैं, कैथोलिक्स में एंड प्रोटेस्टेंट में, तुरंत इन्होंने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इन्होंने जाकर के प्रोटेस्टेंट का हेल्प करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्टेंट को बोला कि हम आपके साथ हैं, कैथोलिक्स को हराइए। क्योंकि ऊपर भी देख सकते हैं कि वहां पर भी इनको कैथोलिक से ही दिक्कत था। कहां पर, तो वहां पर स्विट्जरलैंड में, स्कॉटलैंड में, सॉरी स्कॉटलैंड में इसको कैथोलिक से प्रॉब्लम था ही, चूंकि वहां पर इन्होंने कैथोलिक्स को ही हरा करके स्कॉटलैंड को अपने में मर्ज किया ब्रिटेन में। तो यहाँ भी ये क्या करते हैं कि प्रोटेस्टेंट का साथ देते हैं, और इस तरीके से वहां पर आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक्स कंट्री। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट को मदद करके कैथोलिक्स को आयरलैंड में हरा देता है और प्रोटेस्टेंट की सरकार बना देते हैं। अब जरा सोचिए कि वहां पर प्रोटेस्टेंट क्यों पावर में आ पाया है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कौन है, ब्रिटिश। तो इसका मतलब है कि वो सारी बातें किसका सुनेंगे, तो ब्रिटिश की बातों को सुनेंगे। और इस तरीके से ब्रिटिश को क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका आयरलैंड पे के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। और कहीं ना कहीं दूसरा टारगेट है इसका कि सारे कैथोलिक्स कंट्री को हराएं और उसको धीरे धीरे ब्रिटेन में मर्ज कर लें, ब्रिटेन के अधिकार के अंदर लेके चले आएं। अब देखेंगे कि कैथोलिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। अगेन बेचारा यहां पर कैथोलिक्स, जिस तरीके से स्कॉटलैंड में इन्होंने आपको कोशिश किया ब्रिटिश से लड़ने का, तो वहां भी इसको सप्रेस्ड कर दिया गया, हरा दिया गया। वहां भी आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। यहां भी ये चाहते हैं कि आयरलैंड को ब्रिटेन से, सॉरी यहाँ पर प्रोटेस्टेंट से बताएं, बट यहाँ भी इनको पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया जाता। अगर ये कैथोलिक्स ने ब्रिटिश से लड़ने का कोशिश किया आयरलैंड में, तो बुरी तरीके से इनको भी सप्रेस्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर कैथोलिक्स का रिवोल्ट जो था वो लेड किया जा रहा था, जो था उसका नाम था वुल्फ टाउन। तो ये चीज आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि आयरलैंड में कैथोलिक्स को कौन लीड कर रहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वुल्फ टाउन। और इन्होंने क्या किया, सारे आयरिशमैन को 1798 में यूनाइटेड किया, सबको एक साथ मिलाया। बोला कि अगर पूरे आयरलैंड, आयरिशमैन का मतलब क्या हो गया, पीपल ऑफ आयरलैंड, आयरिशमैन का मतलब क्या हो गया, पीपल ऑफ आयरलैंड। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर पीपल ऑफ आयरलैंड, दैट मीन्स पूरे आयरलैंड के लोग अगर एक साथ यूनाइटेड हो जाएं, तो शायद हम लोग ब्रिटिश को हरा सकते हैं, उसको सप्रेस्ड कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा आयरलैंड के ऊपर जो इन्फ्लुएंस उसका बढ़ता जा रहा है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। बट आयरलैंड वाज फोर्सफुली मर्ज इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अगेन उन्होंने, मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर वो प्रोटेस्टेंट की मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। और फाइनली क्या हुआ कि 1801 में उन्होंने आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया। तो पहले देखेंगे, याद रखेंगे, यहां तक आपने क्या देखा कि जो ब्रिटेन था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगा जब उन्होंने स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया। और फिर किस में, तो एक्ट ऑफ यूनियन, ये जो 1707 में आया था। और दूसरी तरफ कि आयरलैंड को भी उन्होंने मर्ज कर लिया था 1801 में, किस में, तो अब हम कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। अब सिर्फ ब्रिटेन कहना गलत होगा, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने आयरलैंड को भी मर्ज कर लिया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप काफी अच्छे से करेंगे और नोट्स बनाएंगे
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।